हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका वसीम सर। तो आज मैं डिस्कस करेंगे CW लेवल का पेपर और केमिस्ट्री पेपर का फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्कीम। तो ये जो तुम्हारा प्रोसेस गिवन है, तो वो कौन सी प्रोसेस है, उसमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो मेटलर्जी में हम लोग को था कि जिरकोनियम और जो तुम्हारा टाइटेनियम मेटल को इम्प्योर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम को हम अल्ट्रा प्यूरिफाइड कर सकते हो वैन आर्कल मेथड में। तो वही मेथड में क्या था, वो जो टाइटेनियम टाइटेनियम सॉलिड फॉर्म में था, Ti सॉलिड, उसको टेम्परेचर दिया था, वो बॉक्स में दिया था 523 डिग्री 500 और 250 केल्विन में गिवन था वो। उसके साथ आयोडीन का रिएक्शन करवाया था प्लस 250 डिग्री सेल्सियस, ये मिल गया था TiI4। फिर जब उसको रिएक्शन करवाया था 1400 डिग्री सेल्सियस में, तो ये मिल गया था टाइटेनियम, प्योर मिल गया था। ये क्या था आपका इम्प्योर प्लस 2I2। तो ये था आपका वैन आर्कल मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 41 का होगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 42, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे एज फॉलोज। तो कोई भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, देखो, इन एनी रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव साइन बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज गोज एंड डिक्रीजेस। तो इन दिस इक्वेशन दिस इज पॉजिटिव and this is negative. Negative means they are in the product side, sorry reactant side, और ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जिसका है, देखिए यहाँ कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको। पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, और जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस मतलब 3D, उसके साथ और कौन है माइनस, एंड माइनस इज B, 3D प्लस B। ये गिवन है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन प्लस 1/2 dC बाई dt इक्वल टू माइनस 1/3 dd बाई dt इक्वल टू 1/4 dA बाई dt इक्वल टू माइनस dB बाई dt। अब जो माइनस है, इन माइनस कहाँ पे आएगा आपका, माइनस आएगा आपका रिएक्टेंट में, एंड प्लस आएगा प्रोडक्ट में। प्लस कहाँ पे आएगा आपका, प्रोडक्ट में। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन आपका, B प्लस 3D इक्वल टू 4A प्लस 2C। तो कौन से ऑप्शन में है, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2 और B। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन MnO2 2 minus in bracket 1 mole in neutral aqueous medium disproportionate to। तो MnO2 2 माइनस का जब डिसप्रोपोर्शनेशन होगा तो उसमें क्या मिलेगा, तो द मीनिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन इज दैट सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा। तो MnO2 का इन डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ MnO2, तो MnO4 2 माइनस का डिसप्रोपोर्शनेशन होने के बाद देखो, एक तो पॉसिबिलिटी है ये मिलेगा तुम्हारा MnO2 एंड MnO4 2 माइनस, उसका डिसप्रोपोर्शनेशन होने के बाद MnO4 माइनस। अभी देखो यहाँ पे मैंगानीज का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ कितना हो गया +4, एंड दिस इज +6 एंड दिस इज द +7। सो इन दिस फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन ऑफ मैंगानीज टेक्स प्लेस, एंड इन दिस सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगानीज टेक्स प्लेस। So when oxidation and reduction takes place simultaneously for a same element, then this type of reaction is called the disproportionation। तो ये disproportionation हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। Now you have to balance this reaction। तो in the left side 4 oxygen is present, but the right side only 2 oxygen is present। So now you have to balance the oxygen by adding H2O molecule to H2O, and right side there is 4 hydrogen। तो by balance hydrogen 4H plus, now you have to balance the charge, there is 2 minus and 4 plus, so 2 electron, it is balanced, and this is the reaction number 1। And in this 4 oxygen manganese is balanced, but oxygen is also same, but charge is -2 and -1 plus electron,
This is the equation number 2. Now you have to equalize the number of electron in both the reaction. In this reaction there is 2 electron, and this reaction only 1 electron is here. So you have to balance the number of electron multiplying with the suitable coefficient. So now you can multiply equation 2 by 2, that is 2 MnO4 2 minus gives 2 MnO4 minus plus 2 electron, and equation 1 into 1 MnO4 2 minus plus 4s plus 2 electron gives MnO2 plus. Now adding this reaction, this 2 electron and this 2 electron get cancelled out, and this 2 MnO4 and MnO4 it gives 3 MnO4 2 minus plus 4s plus, it gives 2 MnO4 minus plus MnO2 plus 2s2. Now in your question it is given for 1 mole, so MnO4 2 minus plus 4 by 3 s plus divided all by 3, because of for 1 mole of MnO4 2 minus it gives 2 by 3 MnO4 minus plus 1 by 3 MnO2 plus 2s2. So for 1 mole of MnO4 2 minus 2 by 3 mole of MnO4 minus, in which option? In which option? Option number A, 2 by 3 mole of MnO4 minus and 1 by 3 mole of MnO2 in this proportionation. So option number A is the correct answer for this question. Come to next question. The milli equivalent of barium hydroxide BaOH whole 2 present in 100 ml of solution to have pH equal to 13. तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, तो मिली इक्विवेलेंट निकालना है. यू हैव टू फाइंड द मिली इक्विवेलेंट. pH इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 44, pH इज इक्वल टू 13. तो H plus ion concentration equal to 10 to the power minus 13. Therefore OH minus ion concentration equal to 10 to the power minus 1. हो गया. Now calculate the, ये हो गया मोल पर लीटर. तो now मिली इक्विवेलेंट, therefore equal to N1 B1, it is given 10 to the power minus 1 into 100. हो गया. तो कितना हो जाएगा 10. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Now we are going to the question number 45. Question number 45. In question number 45, during discharging of lead storage acid battery, following reaction takes place. ये reaction given है. If 2.5 ampere of current is drawn for 965 minutes, H2SO4 consumed is, तो H2SO4 का मोल निकालना है. तो फेराडे लॉ के हम लोग को क्या मिला था, फ्रॉम द लॉ ऑफ फेराडे क्या था, W इक्वल टू ZIT, ये तो था ना. Z इक्वल टू क्या था, E बाई F. तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है. देखो यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे H2SO4 का. इक्विवेलेंट वेट कितना मोल के लिए, 2 मोल के लिए, इनटू 98, उसका एन फैक्टर कितना है 2, तो इक्विवेलेंट वेट इज 98. तो Z इक्वल टू क्या था, E बाई F इंटू IT, यही तो फॉर्मूला था. तो यहाँ से कितना आएगा, E इक्वल टू 98 96500 इंटू I कितना है, व्हाट इज I, 2.5, दिस इज 2.5 इंटू 965 इंटू 60, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया. ये आएगा W इक्वल टू 98 इंटू 2.5 इंटू 965 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500. ये फाइनली कैलकुलेट करने के बाद 174 ऐसा कुछ आएगा. तो अभी देखो वेट ऑफ H2SO4 निकाल दिया, वेट ऑफ H2SO4 आ गया. देयरफॉर मोल्स निकालना था 174 बाई, ये फाइनली आएगा 1.5. तो योर आंसर इज C is the correct answer. And next question number 45. Question number 45, which has maximum value of lambda equivalent conductivity at constant temperature assuming 100% ionization of each electrolyte. So equivalent conductance depends on the nature of electrolyte, concentration, temperature, and etc. So look here one thing, here HCl is present, concentration is same, HCl is a strong electrolyte. So first of all nature of electrolyte, तो
क्वेश्चन नंबर 46, नेचर HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 गिवन दैट ग्राफ बिटवीन log x by m and log p is a straight line at 45 degree angle with intercept OA as shown. Hence x by m at pressure of 0.2 atm is, यही ग्राफ से x by m एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन निकालना है, कितना प्रेशर में, 0.2 atm। तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। वी नो x by m equal to kp to the power 1 by n. Now taking logarithm on both sides of this equation, log of x by m equal to log of k into p to the power 1 by n. So finally it gives log of x by m equal to log k plus 1 by n log p. This is equal to y equal to c plus mx. Y equal to c plus mx is the straight line equation with a positive intercept and slope कितना given है, this is given 45 डिग्री। तो फ्रॉम ग्राफ ये क्या था, log x by m वर्सेस log p का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ log x by m वर्सेस log p एंड दिस इज गिवन 0.301। तो व्हाट इज इंटरसेप्ट हियर, फ्रॉम दिस ग्राफ से हम वैल्यू निकाल देंगे, क्या होगा, log k इक्वल टू 0.3010। तो k इक्वल टू कितना होगा, 2, k इक्वल टू 2 एंड स्लोप equal to 1 by n equal to tan theta, 1 by n equal to tan 45 means 1, तो n equal to कितना हो गया, therefore x by m equal to, we know this from this equation, x by m equal to k into p to the power 1 by n. तो you have to calculate the value of x by m. Then what is the x by m, what is the value of k, 2, and what is the value of p, 8. 0.2 atm. It is clearly given in your question at 0.2 atm में what is the value of x by m, तो कितना हो गया, 2 into 0.2, 0.4. 0.4 is in option 2, that means option B, in your option B. Very good question. Next question, dimer formation can takes place, dimer उसमें 4 ऑप्शन है, तो डाइमर कौन फॉर्म करेगा, देखो BH3 इन BH3 एंड AlCl3, बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, तो डाइमर फॉर्म ड्यू टू ब्रिज बॉन्डिंग एंड इन NO2 फ्री रेडिकल डाइमर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो उसमें भी डाइमर फॉर्मेशन होता है, उसमें होता है, उसमें भी होता है। तो आंसर इज 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर डी हो जाएगा, सबका डाइमर फॉर्म होगा। ये दोनों का होगा ड्यू टू ब्रिज बॉन्डिंग एंड उसका होगा फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 49, rate of formation of SO3 in the following reaction, this is a reaction is given is gram per minute. तो rate is basically written in mole per minute और mole per second और mole per hour, ऐसा। तो किसका गिवन है, SO3 का। दिस इज द रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 plus O2 gives to SO3। तो फ्रॉम दिस रिएक्शन -2 DSO2 by dt equal to minus DO2 by dt equal to plus 1 by 2 DSO3 by, so what is given actually? So you have to calculate the value of disappearance, that means the concentration of O2 at the site of reactant, disappearance is decrease. So from this reaction you may write minus DO2 by D equal to half into what it is given, 100 ग्राम पर मिनट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, देखो मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाफ ऑफ DSO3 बाई। तो देखो SO3 उसका मास कितना होता है, SO3 का सल्फर का 32 प्लस 48, दिस इज 80। देयरफॉर मोल ऑफ NSO3 इक्वल टू 100 बाई 80, 5/4। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, देखो माइनस DO2 बाई dt इक्वल टू कितना आया था उसका
ये गिवन था ग्राम पर मिनट में, तो मैंने कहाँ कन्वर्ट कर दिया, उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 5/4 क्या होगा, मोल पर मिनट। ये कितना हो गया, 5/8 मोल पर मिनट। दिस इज द डिसअपियरेंस ऑफ O2, बट इन योर आंसर इट इज गिवन इन ग्राम पर मिनट। तो O2, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू 32 ग्राम। तो 5/8 इंटू 32 ग्राम पर मिनट कितना हो गया, 20 ग्राम पर मिनट। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा, योर ऑप्शन इज डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन aqueous solution containing 1 gram of urea boil at 100.25 degree Celsius. The aqueous solution containing 3 gram of urea. So it is given that the boiling point of urea is given 100.25. When it is 1 gram, when the quantity of urea is 3 gram, but boiling point can never be changed. Amount, you may change the amount, but you cannot change the boiling point. So in question number 50, answer should be 100.25. Option D is the correct answer. यूरिया का boiling point same होगा. And next is the question number 51. Out of the following hydrogen halide, which one has the highest boiling point? तो for hydrogen halide क्या था, boiling point of hydrogen halide decreases down the group. तो ऑर्डर क्या होगा, HF, HCl, HBr, H। तो किसका ज्यादा होगा सबसे, HF। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. For a first order reaction, A giving B, the reaction rate at constant concentration is given 0.01 molar is found to be 2 into 10 to the power minus 5 mole per liter per second. The half life period. So very easy question. Question number 52. For first order reaction, rate, what is rate? Rate equal to K into A. So the value of rate is given, what is given, 2 into 10 to the power minus 5 equal to K into 0.01. So from here we can find the value of K equal to 2 into 10 to the power minus 3 second inverse. Therefore half life of first order reaction equal to 693 by K, 0.693 by 2 into 10 to the power minus 3. This is given 347 second. तो option D is the correct answer. Next question number 53. A 0.1 molar solution of K2SO4 is dissolved to the extent of 90%. What would be its osmotic pressure? तो उसका osmotic pressure कितना होगा, देखो क्वेश्चन नंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन 53, K2SO4। तो डिसोसिएशन के बाद क्या होता है, 2K प्लस SO4 2 माइनस। तो यह N का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ आयन इक्वल टू 3। तो मुझे पता है वेंटो फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1। दिस इज फॉर डिसोसिएशन। तो यहाँ से I का वैल्यू निकालना है, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इज गिवन इन योर क्वेश्चन इज 90%, दैट इज 0.9। 3 माइनस I इक्वल टू 1 प्लस 1.8, दिस इज 2.8। देयरफॉर पाई इक्वल टू IC/RT। अभी देखो क्या R का वैल्यू कितना लेंगे, ऑल द आंसर इज गिवन इन ATM। तो ATM में R का वैल्यू ले लेंगे 1.8 इंटू कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 300। आफ्टर कैलकुलेशन 6.896 ATM comes. Option A is the correct answer. Next question number 54. The correct order of equivalent conductance at infinite dilution of LiCl. At infinite dilution, equivalent conductance is depends on the size of cation. तो cation का साइज जितना बड़ा होगा इतना क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो इन दिस क्वेश्चन K प्लस का साइज सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद Li प्लस। तो ये ऑप्शन आपका 2 में है, ऑप्शन बी ये हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर कम टू क्वेश्चन नंबर 55. What kind of transition in the Balmer series of hydrogen atom would have the shortest lambda? For shortest lambda देखो ये क्या था, कोई भी स्पेक्ट्रम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो ये देखो क्या था तुम्हारा, ये था लाइमैन
तो जो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला था 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। दिस इज लाइमैन एंड बाल्मर, दिस इज बाल्मर। तो बाल्मर सीरीज में के लिए देखो क्या है, n1 का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, n1 इक्वल टू 2, दिस इज फिक्स्ड। अब n2 का वैल्यू निकालना है। कोई भी जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे हाइड्रोजन पे स्पेक्ट्रम में लाइन्स ऑफ सीरीज होता है, लाइमैन बाल्मर पर्सन, कोई भी ये सब सीरीज में जो फर्स्ट लाइन उसको अल्फा लाइन बोला जाता है। अल्फा लाइन गिव द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये देखो क्या होगा, अल्फा लाइन, दिस लाइन गिव द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो जो मतलब लास्ट लाइन होता है, फर्स्ट लाइन गिव्स मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम न्यू, लास्ट लाइन गिव मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम न्यू। तो फॉर लास्ट लाइन n2 equal to infinity and n1 already given 2, in which option it is given, n1 equal to 2 and n2 equal to infinity। तो option is, your option is C, C is the correct answer, C is the correct answer। and come to next question, calculate the total number of electron of same spin for having following set of quantum number। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सोचने का क्या है फिर, n का वैल्यू गिवन है, l का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 2 है, तो अब देखो l क्वेश्चन नंबर कितना है 56, l इक्वल टू 2, तो m n कितना होगा 2l प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो टोटल 5 वैल्यू हो जाएगा m का 5 वैल्यू। तो उसमें क्या बोला, सेम क्वांटम नंबर बोला, स्पिन फॉर द सेम स्पिन क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, दिस इज द प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ। तो उसमें देखो प्लस हाफ पूछा, कितना इलेक्ट्रॉन के लिए होगा 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन कौन सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाइबोरेन। तो डाइबोरेन B2S6 के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट पढ़ने से ही पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट, देयर आर 6 एटम इन वन, हाँ करेक्ट। द BH बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट। थर्ड पॉइंट में क्या दिया, देयर आर 4 3C 2E बॉन्ड, ये तो गलत दे दिया। उसमें क्या था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन B2S6, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। व्हेन ZnS is boiled with strong nitric acid, the product are zinc nitrate, sulfuric acid and nitrogen dioxide. What are the changes in the oxidation number of zinc, sulfur and nitrogen? तो क्या करो उसके लिए 58, क्वेश्चन नंबर 58, ZnS प्लस HNO3, ये क्या दे दिया तुम्हारा जिंक नाइट्राइट, और क्या दे दिया H2SO4 एंड NO2। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जिंक का 2 प्लस, सल्फर का -2, नाइट्रोजन का +5, यहाँ जिंक का +2, तो जिंक का सेंस कितना हुआ 0, सल्फर का -2 से यहाँ कितना हो गया +6, तो सल्फर का सेंस कितना हो गया +8, नाइट्रोजन का +5 से यहाँ कितना है +4, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया -1, तो 0 + 8 -1, इज देयर एनी ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। Hello everyone, welcome to CEE FT2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से। क्वेश्चन नंबर 59, तो इसमें क्या बोला है हमें, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। ये होता है पेंटेन, 2, 3 और 4 पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 कायरल सेंटर। आप लोगों को लग सकता है कि ये वाला कायरल कैसे है, तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और ये दोनों कायरल है, तो इसको R और इसको S ले लें, तो बीच वाला स्यूडो कायरल है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3, ठीक है, दैट इज A। नेक्स्ट 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ कार्बिन। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर सबने सही किया होगा, इट इज B। राइमर टैमिन में यूज होता है ये कार्बिन, इवन कार्बाइल एमीन में यूज होता है, ठीक है। एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेड है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
बी ही इसका आंसर है, ठीक है। 61 पे आते हैं। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास है बेंजीन, तो मैं इसका हाइब्रिड ले लेता हूँ और हमें बोला है RCOCl AlCl3। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। Cl को ट्रैप करके ये बस COR बेंजीन से अटैच हो जाएगा, बाकी एक बाई प्रोडक्ट। तो इसमें आप बेंजीन में एसाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइल ग्रुप, इसलिए ये रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। लेकिन हमें पूछा है कि ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? तो बड़ा सिंपल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्पेसिफिकली बात करूँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग पे हो रहा है। तो ए हमारा सही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। 62 विच इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो कभी भी यार बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रहे, इसके ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप है, जैसे ए ऑप्शन में है, इसमें लगेगा सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। बी में सर इफेक्ट नहीं लग पाएगा क्योंकि ये ग्रुप मेटा पे है, यहाँ पे तो कोई और ग्रुप है ही नहीं, और डी में देखेंगे तो पैरा पे है, तो ए ही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ड्यू टू सर इफेक्ट। तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप है एक्सेप्ट OH एंड NH2, सर इफेक्ट लगता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है 62 का। अब आते हैं 63 पे कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो सीधा फंडा लगाना है यार, बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखें, NO2 पैरा पे -M लगाएगा, CN -M CH3+H, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो डोनेटिंग ग्रुप 4 पे है, तो 4 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। लेकिन हमें पता है कि NO2 इज अ स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग ग्रुप, तो 2 सबसे लास्ट में, 3 4 1 3 2, तो ये आप लोग देख ही सकते हो, ए ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 64 पे आते हैं। 64 इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एक एक पढ़ते जाते हैं, जो सही है फिर हम लोग वो चेक करते रहते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शंस में चेक कर लेंगे। SN1 मैकेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली गिवन बाय टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड्स, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है SN1 में डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, तो जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा रेट उतना ही फास्ट होगा। 2 पे अगर देखें, SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन, यस, मैं अभी ये बोल ही रहा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और स्टेटमेंट्स में। 3 में क्या बोला है हमें, SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रॉन्ग, इट इन्वॉल्व्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है, तो 3 गलत है। 4 SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, यस इट इज ट्रू, और वो sp2 हाइब्रिड का ट्रांजिशन स्टेट होता है। 4 भी करेक्ट है, 1 2 4 ए ऑप्शन, ठीक है। चलो 65 पे आते हैं। तो इसमें हमें एक रिएक्टेंट दिया है और इसका रिएक्शन HBr के साथ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर बनेगा ड्यू टू द +M ऑफ OH। तो पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करो ताकि CH H+ को ट्रैप कर ले, ठीक है। तो इससे पहला कार्बोकेटाइन ऐसे बने, CH3 CH2 CH+ बेंजीन OH, यही हमारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन है ड्यू टू +M ऑफ OH। तो इससे Br- ऐड कर दो। तो ये जो मैंने बनाए हैं आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन डी में भी नहीं होगा, ऑप्शन बी में है ये, ठीक है, CH3 CH2 CH Br और OH, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इज अ रिएजेंट यूज फॉर, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, ठीक है, एल्कीन्स में। जब आप एल्कीन्स का रिएक्शन OSO4 से करते हो, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो आपको ऐसा सिन डायोल मिलता है, मतलब सेम साइड में OH। तो हम लोग एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इट्स अ जोक, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ओलिफिन्स मतलब एल्कीन्स टू फॉर्म ट्रांस डायोल्स, ये भी गलत है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ओलिफिन्स टू गिव सिस डायोल्स, ट्रू, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइलिन गलत नहीं है, कर सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, लेकिन फर्दर रिएक्शन से फिर उसमें कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, तो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर है सी,
सी विल बी मोर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 67 पे आते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन, टॉल्वीन होता है ये, टू बेंजेल्डिहाइड। टॉल्वीन से हमें बेंजेल्डिहाइड बनाना है बाय द यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2H2O, ठीक है। ये होता है इटार्ड ऑक्सीडेशन या इटार्ड रिएक्शन। पूछा ये कौन से ऑप्शन में है, तो देख ही रहे हो आप लोग, सी ऑप्शन, ठीक है। 68 पे आते हैं। द रिएक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ H2PdBaSO4। तो क्लोरीन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, बेंजेल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन और कुछ नहीं, रोजेनमान्स रिडक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। प्रोड्यूसेस बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारा आंसर है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 पे आते हैं। यहाँ पे बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से किसका रिएक्शन करने से ईस्टर और H2 मिलता है। तो बड़ा फेमस रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन, सबने पढ़ा होगा, एल्कोहल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एल्कोहल ले लेते हो और इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हो, मैं इन जनरल रिएक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ से बस वाटर निकाल लो प्लस H2, ईस्टर है, ठीक है। तो एल्कोहल चाहिए हमें, दिस इज आवर X, ठीक है, और हमें X ही बोला है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो 70 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, ए में है फॉर्मल्डिहाइड, फिर है एसिटल्डिहाइड, फिर है कीटोन, फिर है ऑरिक कीटोन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल वाला कार्बन होगा, रेट उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, तो दोनों माइनस आई ग्रुप है, प्लस आई माइनस आई, दोनों प्लस आई, यहाँ भी दोनों प्लस आई, तो माइनस आई मतलब 1 का रेट सबसे फास्ट होगा। फिर और एक विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप जितना रेट उतना फास्ट। यहाँ पे प्लस आई, तो आप देखो यहाँ पे इथाइल इथाइल टाई हो गया, तो यहाँ पे मिथाइल और इथाइल में इथाइल बेटर डोनर होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रेट 3 का फास्ट होगा ज़्यादा, 4 लास्ट में, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 71 पे आते हैं। एमाइलोज एंड सेलुलोज बोथ आर लीनियर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल्स का NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन देम इज एमाइलोज, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, एमाइलोज हैज बीटा 1,4 लिंकेज, बिल्कुल गलत, शुरुआती गलत है, ठीक है। एमाइलोज में बीटा नहीं अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है। तो फिर बी ऑप्शन में एमाइलोज हैज अल्फा 1,4 लिंकेज, यस, एंड सेलुलोज हैज अल्फा नहीं बीटा लिंकेज होता है, ठीक है, क्लियर है। और 1,6 नहीं 1,4 लिंकेज होता है, बी भी गलत है। सी में एमाइलोज हैज अल्फा 1,4 लिंकेज एंड सेलुलोज हैज बीटा 1,4 लिंकेज, सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो डी आप नहीं भी पढ़ते, वैसे आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, बीटा लिखा हुआ है, एमाइलोज हैज बीटा, वो तो गलत ही होगा, डायरेक्ट NCERT बेस्ड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो आपने ये पढ़ा ही होगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक पॉलीमर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है, डायरेक्ट। बाकी टेट्राहाइड्रो, टेट्राब्रोमो, टेट्राक्लोरो सब ऐसे ही है, ठीक है, ये होगा सही आंसर। 73 देख लेते हैं। फॉर फिनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल। तो आप अगर इन ऑप्शन में देखोगे ए और बी चार्ज्ड है और सी न्यूट्रल है, ठीक है, तो सीधा बात है, ये रूल हमारा 2 होता है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर्स, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 73 में, ठीक है। 74 पे आते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है जिसमें ये डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, Cu2H2HX, जिसमें X Cl या Br हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें N2 हटा दो और X इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ N2 गैस, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें रिएक्शन कौन सा है, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा रिएक्शन और कुछ नहीं, सेंडमेयर्स रिएक्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी डायरेक्ट है यार, NCERT, ठीक है। अगर कॉपर पाउडर होता तो गेटरमैन रिएक्शन होता, ठीक है, इसलिए गेटरमैन भी ऑप्शन में। वुड्स और इटार्ड तो हो ही नहीं सकता, इटार्ड हम पहले देख ही चुके हैं, वुड्स भी आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी होगा, सेंडमेयर्स रिएक्शन। इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। 75 पे आते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारे पास एल्काइन है ये, और हमें बोला है कि H2SO4 के साथ क्या है R, जिससे हमें बोल भी दिया है कि प्रोडक्ट ये बनेगा। तो देखो बड़ा
फेमस रिएक्शन है ये, ठीक है, एल्काइन टू कीटोन कन्वर्जन। इसके लिए रिएजेंट चाहिए जो ऑप्शन ए में है, डाइल्यूट HgSO4। ये रिएक्शन होता है कुचेरोव रिएक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। दिस इज योर आर, ठीक है, यही बोला शायद आइडेंटिफाई आर, तो ए हमारा आंसर, ठीक है। Next question is 76 from atomic structure. Uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum. What is the uncertainty in velocity? तो velocity का uncertainty निकालना है। क्वेश्चन नंबर 76। मुझे पता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इज इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो व्हाट इज गिवन? अनसर्टेनिटी पोजिशन इज ट्वाइस डेल्टा x इज टू डेल्टा p। तो कर देंगे पुट वैल्यू यहाँ टू डेल्टा p इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा p स्क्वायर 8 पाई हो गया। तो डेल्टा p क्या होता है? डेल्टा m इंटू डेल्टा b स्क्वायर h बाई 8 पाई। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा b इक्वल टू 1 बाई 2m h बाई ट्वाइस पाई। डेल्टा b इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस m, h बार इक्वल टू h बाई 2 पाई। तो रूट ओवर h बार। Is there any option? Yes, option number C. Option C is the correct answer. Next come to the question number 77. Next come to the question number 77. Compressibility factor for H2 behaving as real gas. For real gas van der Waals equation apply करना पड़ेगा उसमें। तो H2 को अब हाइड्रोजन गैस, while hydrogen behave as real gas at high pressure, तो van der Waals equation क्या था क्वेश्चन नंबर 77 के लिए? P प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। H2 बिहेव एज रियल गैस एट हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर। तो वन प्रेशर इज हाई, एट हाई प्रेशर P प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू P। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर P होल इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। PV minus PNB equal to, now divided all by nRT, PV by nRT minus PNB by nRT equal to 1, n cancel, PV by nRT equal to z equal to 1 plus PV by RT. So this is the compressibility factor. Is there any option? Yes, option number C. Option number C is the correct answer. Very important question. Next question number 78. Come to question number 78. An ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in an isolated system if Ti is the initial temperature and Tf is the final temperature. Which of the following statement is correct? तो देखो क्या बोला, allowed to expand, for expansion. Question number 78. We know W equal to minus P external into B2 minus B1. For expansion क्या होता है? B2 greater than B1। तो expansion के लिए हमेशा क्या होगा? W नेगेटिव हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम, हीट का कोई चेंजेस नहीं हुआ। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम Q इक्वल टू 0 हो गया। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में ऑलवेज क्या होता है? रिवर्सिबल का ज़्यादा होता है W इरिवर्सिबल। तो उसमें क्या है? देखो वर्क डन नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल का क्या होता है? इरिवर्सिबल से ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव में हो गया। तो क्या होगा तुम्हारा? W रिवर्सिबल कम हो जाएगा, W इरिवर्सिबल। अभी देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पता है? डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। अब देखो ये तो 0 हो गया आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो W इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? डेल्टा E मीन्स NCV T2 माइनस T1। अभी देखो W किसका ज़्यादा हो गया? इरिवर्सिबल का। ये कब होता है? देखो फाइन T2 ग्रेटर देन T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ, देयरफॉर क्या होगा तुम्हारा? T फाइनल इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन T फाइनल रिवर्सिबल। कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79. क्वेश्चन नंबर 79. N2O4 gas gives to NO2 gas. Gas is given for. This reversible reaction is studied graphically as shown in figure. Select the correct statement out of 1 to 3. तो ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट गिवन है, द रिएक्शन क्वेश्चन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए. देखो क्या होता है तुम्हारा, व्हेन Q इज लेस देन Q का वैल्यू जब क्या होता है, लेस देन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है. एट पॉइंट ए अगर Q का वैल्यू QC का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होना था, लेकिन उसमें क्या बोला, एट पॉइंट ए QC का वैल्यू मैक्सिमम. अगर मैक्सिमम तो बैकवर्ड होना था लेकिन फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है. फिर क्या बोला, देखो द रिएक्शन प्रोसीड लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ से क्या होगा, देखो Q क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू फॉर दिस रिएक्शन NO2 होल स्क्वायर बाई N2O4. कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1. ये हो गया 0.1. अगर रिएक्शन प्रोसीड लेफ्ट टू राइट व्हेन N2O4 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इक्वल टू 0.1, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 0.1 Q का वैल्यू आ गया. तो Q क्या मिल रहा है यहाँ पे, Q लेस देन कैश इज गिवन हाउ मच 4. तो जब K बड़ा होगा तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगा. तो जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. बट स्टेटमेंट ये क्या बोल रहे हैं, देखो स्टेटमेंट 3 में क्या बोल रहे हैं, कैश इक्वल टू Q. कैश इक्वल टू Q मीन्स इक्विलिब्रियम. सी पॉइंट में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम व्हेन पॉइंट D और F इज रिच. उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम के बाद F भी मिल सकता है तुमको, D भी मिल सकता है. तो क्या होगा, स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट. तो 1 इज रॉन्ग. तो 1 जब रॉन्ग हो गया, टेक्निकली देखो 1 रॉन्ग है, मतलब ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो एक ही बचा है. तो उससे ही पता चल जाएगा. फिर मैंने पूरा चेक किया तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. With this we come to the conclusion of the discussion of this test. ठीक है, थैंक यू.